अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉलम की एफिशिएंसी के हवाले से, और कॉलम की एफिशिएंसी हमने अकॉर्डिंग टू वार्म डम्पटर इक्वेशन, वार्म डम्पटर ग्राफ, उसके थ्रू हमने समझनी है कॉलम की एफिशिएंसी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग कॉलम एफिशिएंसी या वार्म डम्पटर इक्वेशन बताओ अकॉर्डिंग टू कॉलम एफिशिएंसी, तो ये आप सारा लिख सकते हैं बेहतरीन। मैंने एक जगह इसको इकट्ठा कर दी है। अच्छा, इसमें वार्म डम्पटर इक्वेशन कैसे कहते हैं कि हम वार्म डम्पटर ग्राफ प्लॉट करते हैं, उससे जो हमें इक्वेशन मिल रही होती है उसे हम वार्म डम्पटर इक्वेशन कह रहे होते हैं। अब जो वार्म डम्पटर इक्वेशन है ना, ये प्राइमरी इक्वेशन है। क्या है? प्राइमरी इक्वेशन है जो कि वेरियस फैक्टर के साथ डील करती है, जो कि कॉलम की एफिशिएंसी को क्या कर रहे होते हैं, अफेक्ट। अब जो वार्म डम्पटर इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। एच जो है वो हाइट इक्वलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। अब एच इज़ इक्वल टू एल ओवर एन, या n इज़ इक्वल टू एल ओवर एच। ये आपको फार्मूला मैंने पहले पढ़ाया है जब मैंने कोटिंग और कॉलम एफिशिएंसी के बारे में मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें ये मैंने चीज़ बताई है, ठीक है। अब जो h है ना, वो हाइट इक्वलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। जितनी ज़्यादा h कम होगा उतने ही उस कॉलम में नंबर ऑफ़ प्लेट्स ज़्यादा होंगी। जितनी उसमें नंबर ऑफ़ प्लेट्स ज़्यादा होंगी उतना ही वो कॉलम ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। अब जो एफिशिएंसी है कॉलम की, वो नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स पे डिपेंड कर रही है कि जितनी नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट, यानी एफिशिएंसी जो है कॉलम की वो n पे डिपेंड कर रही है। n जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, और n जितना कम होगा उतनी हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और n एंड h क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी हाइट इक्वलेंट टू थ्योरेटिक प्लेट हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना हमारा n क्या होगा, कम होगा। अगर हमारा n कम होगा तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आई बात की? अब देखो, efficiency of column depend upon the theoretical plates in a column. Greater the theoretical plate, more efficient would be the column. जितनी ज़्यादा प्लेट्स ज़्यादा होंगी और उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, उसकी कॉलम की एफिशिएंसी होगी। और ये नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स निकालने का फार्मूला मैंने आगे भी लिखा है, n इज़ इक्वल टू एल ओवर एच। एल क्या है, लेंथ ऑफ कॉलम, एच क्या है, हाइट इक्वलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट्स या हाइट ऑफ प्लेट्स, ठीक है। तो बात समझ आई? अब देखो, जितनी ज़्यादा लेसर हाइट होगी उतनी ज़्यादा हमारी प्लेट्स ज़्यादा होंगी। वही बार मैं बात जो बता रहा हूँ, उतनी ज़्यादा हमारा कॉलम क्या होगा, एफिशिएंट होगा। और हमारी अगर हाइट ज़्यादा हो जाती है, थ्योरेटिकल प्लेट्स कम हो जाती हैं, और कॉलम क्या हो जाएगा, हमारा इनएफिशिएंट हो जाएगा, लेस एफिशिएंट हो जाएगा। इसलिए कैपिलरी कॉलम क्यों ज़्यादा रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू पैक्ड कॉलम, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ प्लेट्स क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो नंबर ऑफ़ प्लेट्स ज़्यादा होने की वजह से उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू पैक्ड कॉलम। इसके बाद हमारा एक फैक्टर है, अब हम राइट साइड पे आ जाते हैं। ए क्या है, ए जो सा हमारा एडी डिफ्यूजन है, ठीक है। एडी डिफ्यूजन, ए क्या है, एडी डिफ्यूजन। एडी डिफ्यूजन किस वजह से अराइज होता है कि हमारी जो स्टेशनरी फेज़ की पैकिंग है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं हुई हुई। स्टेशनरी फेज़ कॉलम में यूनिफॉर्मली नहीं लगी हुई, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म पैकिंग ऑफ स्टेशनरी फेज़, इससे हमारी क्या होती है, एडी डिफ्यूजन। यानी उस जो सल्यूट हमारा मूव करना है कॉलम में, उसको मल्टीपल पाथ्स मिलते हैं। मल्टीपल पाथ्स मिलने की वजह से जो हमारा एडी डिफ्यूजन है, या वो मल्टीपल पाथ से मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन उसकी होती है।
ठीक है। तो हमारा वो जनरेट होता है, एडी डिफ्यूजन में होता है। तो एडी डिफ्यूजन जो है वो पीक ब्रॉडनिंग कॉज करता है, यानी कि या तो फ्रंटिंग कर देगा या टेलिंग कर देगा, ठीक है। और एफिशिएंसी को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। अब जो कैपिलरी कॉलम है ना, उसमें एक ही वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। क्यों? उसमें जो स्टेशनरी फेज़ है ना वो परफेक्टली पैक्ड होती है, परफेक्टली कोटेड होती है वॉल्स ऑफ कॉलम के साथ, ठीक है। अब जो ए जो ज़ीरो है ना, एडी डिफ्यूजन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है कैपिलरी कॉलम के लिए, और पैक्ड कॉलम के लिए ए ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो बात समझ आ गई। अब हमारा अगली जो चीज़ है ना वो है बी। बी कहते हैं, अब इसी बी ए को मिनिमाइज़ करने का एक मेथड है कि हम क्या कर दें, यूनिफॉर्म पैकिंग कर दें। और कैपिलरी कॉलम के लिए मैंने आपको बताया है कि ये फैक्टर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो डेट्स वाई हमारा जो कैपिलरी कॉलम है वो प्रेफर्ड किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पैक्ड कॉलम। अब जो बी है हमारा, ये बी हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है ये लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन है। ये देखो, जो द फैक्टर बी रेफर्स टू लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन, दैट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मोबाइल फेज ड्यू टू ब्राउनियन मोशन, यानी कि जिग-जैग मोशन। वो जो फ्लो रेट्स है ना आपके मोबाइल फेज़ के, वो क्या हैं, अनस्टेबल हैं, स्टेबल नहीं है। उस वजह से उसकी क्या होगी, ब्राउनियन मोशन होगी। तो उस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन काज होगा। ये किस तरह मिनिमाइज़ हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन के, हम कैपिलरी कॉलम को यूज़ करें। अब जो टर्म सी है, सी रिलेट करती है मास ट्रांसफ़र बिटवीन टू फेजेस, ठीक है। अगर तो हमारी पीक ब्रॉडनिंग होती है, इट्स मीन कि हमारा इक्विलिब्रियम नहीं इस्टेब्लिश हो रहा मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ के दरमियान, ठीक है। तो हमारा वो जो जिसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो रहा मोबाइल, देखो मोबाइल फेज़ क्या लेके आ रही है, सैंपल को। सैंपल और स्टेशनरी फेज़ के साथ मोबाइल फेज़ प्रॉपर इंटरेक्शन करने ही नहीं देती, बल्कि ले के ऐसे आगे गुजर गई है फ़ौरन से। तो वो हमारा क्या मैस ट्रांसफ़र वाला काज हो जाएगा, या बिल्कुल ही रुक गई है वहाँ पे जाके, गुजर ही नहीं रही। तो इससे जो हमारा फैक्टर निकलता है वो मैस ट्रांसफ़र निकलता है। इससे भी हमारी क्या होती है, पीक ब्रॉडनिंग होती है, और जो कॉलम क्या हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है। अब इस फैक्टर को रिड्यूस करवाने के लिए, हमारा एक तो काम है कि हम इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करवाएं, ठीक है, मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ के साथ। और दूसरा देखें कि आया जो हम सल्यूट को सेपरेट करने जा रहे हैं, वो जो हमने स्टेशनरी फेज़ यूज़ किया उसके साथ अफिनिटी है, इंट्रैक्शन है उसका। नहीं तो मोबाइल फेज़ उसे ले के जा उड़ेगी, ऐसे ले के गुजर जाएगी, बस कोई सेपरेशन होगी नहीं आपकी, ठीक है। और एनालाइट जोन्स है वो अपने आप को रिजॉल्व करता है कंपोनेंट्स में, वो इंट्रैक्शन है अपनी स्टेशनरी फेज़ के साथ। और थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो यू है। यू कहते हैं स्पीड ऑफ मोबाइल फेज़ या वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेज़ कहते हैं। अच्छा, ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि ये एफिशिएंसी को क्या करती है, कॉलम की एफिशिएंसी को अफेक्ट कर रही होती है। फ्लो रेट ऑफ मोबाइल फेज़, अब जितने मोबाइल फेज़ का फ़्लो रेट कम होगा उतनी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। वाइल इंक्रीज़ इन फ़्लो रेट इंक्रीज़ भी होगा, फिर भी हमारा थोड़ा बहुत चेंज आएगा एफिशिएंसी में। अब इसको ओवरऑल वार्म टेम्परेचर इक्वेशन को हम कंक्लूड करते हैं। जो सारे फैक्टर्स हैं अगर वो किस हद तक रहें तो हमारी कॉलम की एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। अगर कॉलम में जो प्लेट्स हैं उनकी हाइट को हम कम कर दें और नंबर ऑफ़ प्लेट्स को बढ़ा दें, ठीक है, तो हमारा कॉलम क्या हो जाएगा, एफिशिएंट। पहला काम तो ये।
दूसरा काम एडी डिफ्यूजन एंड लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन। किस तरह हमारा क्या हो सकता है, एडी डिफ्यूजन किस तरह यानी रिमूव हो सकता है कि हमारी स्टेशनरी फेस परफेक्टली पैक्ड हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन है ये किस तरह हमारा हो सकता है, यानी कि रिमूव हो सकता है, ये इस तरह एलिमिनेट हो सकता है कि हमारी जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए मैस ट्रांसफ़र के दरमियान। और मैस ट्रांसफ़र किस तरह, मैस ट्रांसफ़र इसी तरह यानी इसलिए इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा तो हमारा मैस ट्रांसफ़र वाला फैक्टर भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और इसी तरह जो हमारा जो फ़्लो रेट है, फ़्लो रेट को डिक्रीज़ करेंगे, जितना डिक्रीज़ करेंगे उतनी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये थी जी हमारे पास स्वॉर्म डायमीटर इक्वेशन जो कि रिलेट करती है कॉलम की एफिशिएंसी के साथ। जब भी कोई क्वेश्चन आता है डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द कॉलम एफिशिएंसी, ठीक, तो आपने यही लिखनी है, ठीक है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कॉलम एफिशिएंसी के हवाले से, तो इसमें आप ये सारे फैक्टर वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। पहले हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट्स, एडी डिफ्यूजन ए, बी लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन, सी मैश ट्रांसफ़र, और जो यू है या यू को हम वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं मोबाइल फेस की। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आप डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन में, तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। थैंक यू।